नमस्कार दोस्तों, ये हमारी रिवीजन वीडियो है। ठीक है, इसमें हमने जो कल जो पढ़ा है यानी 14 अगस्त का जो पढ़ा है वह पढ़ें, क्योंकि आज 15 अगस्त है हमारा स्वतंत्रता दिवस है। तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस 14 अगस्त की रिवीजन। ठीक है, जो हमने कल जो न्यूज़पेपर में पढ़ा है, जो द हिंदू में पढ़ा है और दैनिक जागरण में, और हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे, यानी जो MCQs फॉर्म होंगे, यानी हमने इसके क्वेश्चन बनाए हैं ताकि इसको हम लंबे टाइम तक याद रख पाएँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली ये जो न्यूज़ थी ये थी द हिंदू की एक न्यूज़ है, जिसके अंदर जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके बारे में कहा गया है। ठीक है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो क्वेश्चन क्या बनाया है हमने, उसने कहा गया है भी जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वह लगभग 2.5 से लगभग 3% तक रह सकता है। ठीक है, सस्टेन हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है भी, एक अर्थव्यवस्था वैश्विक बाजार में अधिक आयात एवं कम निर्यात करती है, यानी आयात अधिक करती है और निर्यात कम करती है, तो यह स्थिति अर्थव्यवस्था के घरेलू मुद्रा को किस प्रकार प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये किस प्रकार प्रभावित करती है। वैसे तो इसका अगर प्रभाव देखें तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव मुद्रा अवमूल्य पर पड़ता है। अवमूल्य का मतलब ये होता है कि जो घरेलू मुद्रा होती है वह विदेशी मुद्रा की तुलना में कम होगा, मगर सामान्यतः इस प्रकार की व्यवस्था से घरेलू मुद्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, यानी सामान्यतः परिस्थिति में देखें तो इसमें घरेलू मुद्रा का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, मगर ज़्यादा मात्रा में अगर हम विदेश से आयात करते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है, जिसका हमें मुद्रा का अवमूल्यन हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे। जो अगली न्यूज़ थी वह हमारी दैनिक जागरण से, जिसमें अंदर जो पाकिस्तान है जो पहली बार आतंकवाद विरोधी अभ्यास होगा उसमें पहली बार शामिल होगा। ठीक है, ये कहाँ होगा, तो ये होगा हमारा हरियाणा के मानेसर जिले के अंदर, यानी जो मानेसर जो कि हमारा कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र के अंदर है, वहाँ पर ये होगा। ठीक है, ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी अभ्यास होगा। ठीक है, जिस जो जो हमारे जो शंघाई सहयोग संगठन है उनके मध्य में होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी शंघाई सहयोग संगठन का हिस्सा है, इसलिए वह भी इसके अंदर शामिल होगा। ठीक है, तो इसके अंदर वैसे देश के नाम दे रखे हैं, अभी कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल होंगे, तो इस अभ्यास के अंदर होंगे हमारे अन्य सदस्य देश, इसमें रूस है, चीन है, पाकिस्तान है, ईरान है, काजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। ठीक है, और वैसे भी इसमें जो जम्मू कश्मीर में जो हमारा जो आर्टिकल 370 हमने हटाया था, उस पर भी जो पाकिस्तान से हमारा जो रिश्ता, यानी जो पाकिस्तान से जो संबंध रहा है हमारा, कहीं ना कहीं तनावपूर्ण रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर ऐसा अभ्यास होता है तो ये काफ़ी इंटरनेशनल नजरिए से देखें तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पड़ता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफगानिस्तान से अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया भी कौन सा साझा नहीं करता, तो ऐसे देश बताना है भी जो अफगानिस्तान से अपनी सीमा को साझा नहीं करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह हो गया 1 और 5, यानी जो किर्गिस्तान और तजाकिस्तान है, यानी कजाकिस्तान है, वह एक पाकिस्तान से अपनी सीमा को साझा नहीं करते हैं, जबकि जो तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान है, ये तीनों के तीनों अफगानिस्तान से अपनी सीमा को साझा करते हैं। और ये क्वेश्चन यानी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आया था जिसमें यह कहा था भी कौन सा सीमा साझा करता है। ठीक है, यूपीएससी के अंदर 2022 के अंदर अब की बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये एक मैप है, इसके अंदर देख लेते हैं, ये हाँ यहाँ है हमारा अफगानिस्तान, तो ये हमारा तुर्कमेनिस्तान है, यह उज्बेकिस्तान है क्योंकि उज्बेकिस्तान की सीमा यहाँ लगती है। और ठीक है, यहाँ पर फिर एक है तजाकिस्तान। ठीक है, तजाकिस्तान की सीमा यहाँ पे लगती है, जबकि किर्गिस्तान जो कि यहाँ पे इसकी सीमा नहीं लगती है, और एक तजाकिस्तान इसकी भी सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती है। ठीक है, अगला एक मुद्दा, ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, जिसमें मुफ्त रेवड़ियों की बात ये निर्मला सीतारमण जी ने भी कही है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमने काफ़ी भी पहले भी बहुत चर्चा कर चुकी हैं भी, जिसमें चुनाव आयोग से संबंधित हमने काफ़ी क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, इसके अंदर अब अगली न्यूज़ देख लेते हैं, ताकि वह न्यूज़ अभी हमने बहुत बार चर्चा कर ली है उसकी, तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे हम होगा तो पूरी डिटेल से चर्चा कर लेंगे, कोई बढ़िया आर्टिकल आया तो। ठीक है, अगला दे रखा है भी, पक्षियों की जिंदगी की डोर काट रहा है कौन, जानलेवा मांझा। जानलेवा मांझा यानी जो पतंग उड़ाते हैं, पतंग के अंदर जो मांझा यूज होता है, यानी जो रस्सी यूज होती है, उससे क्या होता है भी पक्षियों की मृत्यु हो रही है। ठीक है, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है, जो दिल्ली के जो लाल किला है उसके पास में जो पतंग उड़ाई जा रही है, उनसे जो पक्षी होते हैं, जो कबूतर होते हैं ज़्यादातर, वह ज़्यादातर घायल होते हैं, उनसे उनका नुकसान होता है। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव पतंग से संबंधित है, यानी ऐसा जो पतंग उससे संबंधित है जिसके अंदर पतंग उड़ाई जाती है। नंबर एक दे रखा है ओचिनाडा। ठीक है, ये पतंग से संबंधित है, ये नीदरलैंड का ये त्यौहार है। ठीक है, एक पोंगरंग, ये भी पतंग से संबंधित है, जबकि पोंगल है वह एक
यानी कृषि से संबंधित त्यौहार है। ठीक है, तो पूछा गया हमसे सही आंसर, तो सही आंसर कौन सा है हमारा, 1 और 2। ठीक है, ये दे रखा है पतंग एशिया में संस्कृति का एक सबसे बड़ा एक हिस्सा है। इसकी वजह से ज़्यादातर पतंग उत्सव वहाँ मनाए जाते हैं। यहाँ दुनिया के सबसे लोकप्रिय पतंग उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे उच्चिनाडा, सॉरी ये कहाँ का है, जापान का है। ठीक है, जो उच्चिनाडा वह कहाँ का हमारा, जापान का है। और चाइना के अंदर भी हम काइट फेस्टिवल बनाते हैं। ठीक है, और जकार्ता के अंदर भी हम पतंग, जो हमने देखा था पतंग रंगता, वह जकार्ता के अंदर महोत्सव है। वाशिंगटन डीसी के अंदर भी इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, अब भारत के अंदर भी जो मकर संक्रांति होती है उसके अंदर में जो गुजरात होता है वहाँ पर भी पतंग उड़ाई जाती है। ठीक है, अगला दे रखा है जो पोंगल है, पोंगल शब्द क्या अति प्रहार या उबलना होता है, जो थांग पोंगल के रूप में भी माना जाता है। जथाई के महीने में 4 दिवसीय यानी 4 दिनों के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। जब चावल की फसल क्या होती है, जब चावल की फसल की कटाई होती है, लोग सर्वशक्तिमान और उदारता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यानी जो सृष्टि होती है उसके प्रति जो सृष्टि सर्वमान है, सर्वशक्तिमान है, और जो हमें उदारता के तरफ यानी हमें जो भोजन देती है वो उसकी उदारता है, उसके प्रति हम पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। और तमिलनाडु के लोग इस अवसर पर चावल के पाउडर के साथ अपने घरों में कोमल रूप से ये जानने वाले पारंपरिक डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, जो चावल होते हैं उसका पाउडर बना के उनसे जो रंगोली वगैरह बनाते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था वह भारत और चीन से मांगा भी, यानी जो एक चीन नीति का समर्थन है। एक चीन नीति कौन सा है, जिसमें जो चीन और ताइवान, चीन अब ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, तो उसके लिए भारत का चीन ने समर्थन मांगा है। ठीक है, बाकी इसी के बारे में दे रखा है। ठीक है, अगला दे रखा क्वेश्चन क्या है, एक देश दो प्रणाली नीति समाचारों में किन के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो ये हमारी अभी देखा है हमने, चीन और ताइवान के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, अगला है नाबालिग होने के आधार पर दुष्कर्म और हत्या के लिए जेल से छुटा। तो इसके अंदर जैसे एक जेली था जिसको नाबालिग के आधार पर जेल से सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई दी थी। ठीक है, तो इसके अंदर एक जो वर्डिंग थी वह था किशोर न्याय अधिनियम 2002। ठीक है, क्योंकि 2002 में संशोधन किया गया है 2-3 बार। इसमें कहा गया है भी जो 2002 का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो नाबालिग उसका 3 वर्ष से ज़्यादा की कैद नहीं हो सकती, जबकि उसने 18 वर्ष और 9 महीने की कैद काट चुका है। ठीक है, इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का एक और वाले है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो याचिका दायर की थी, जो केस था उसको स्थानांतरित करने से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है भी किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम प्रत्येक अपराध के लिए 16 से 18 वर्ष की आयु के लिए जो बालिग है मुकदमों की अनुमति देता है। यानी जो बालिग होगी उन पर अगर 16 से 18 वर्ष की आयु का अगर बालिग है उस पर भी सामान्य परिस्थिति में उस पर यानी जो मुकदमे हैं वह बालिग के जो मुकदमे चलाए जाएंगे वही मुकदमे चलाए जाएंगे। तो इसका जो पहला कथन है वह गलत है, क्योंकि प्रत्येक अपराध के लिए यानी किसी जघन्य अपराध के लिए ये स्थिति बनाई गई है, यानी प्रत्येक अपराध के लिए नहीं है। ठीक है, अगला है केंद्रीय दत्त ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को एक वैधानिक निकाय को भी घोषित करता है ये अधिनियम। ठीक है, तो इसका जो दूसरा कथन है वह सत्य है। पूछा गया हमसे सही कथन, तो सही कथन के अनुसार केवल और केवल 2। ठीक है, किशोर न्याय और बालक देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015 क्या कहता है, संसद में किशोर अपराध कानून किशोर अधिनियम देखभाल अधिनियम 2002 को यानी संशोधन करके किशोर न्याय अधिनियम 2015 को पारित किया गया। तो यह अधिनियम जघन्य अपराधों, कौन से अपराध है, जघन्य अपराधों को 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच, जघन्य अपराधों से लिप्त 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच किशोरों के ऊपर बालिकों के समान मुकदमे चलाने की अनुमति देता है। ठीक है, क्या कहता है, यह अधिनियम गोद लेने के लिए माता पिता की योग्यता व गोद लेने से पद्धति को भी शामिल करता है। यानी माता पिता बच्चों को कैसे गोद लेंगे इसके आधार पे भी ये जिक्र करता है। ठीक है, अधिनियम में हिंदू दत्त ग्रहण व रख रखाव अधिनियम 1956 व वार्ड संरक्षण अधिनियम 1850 को भी अधिक सार्वभौमिक रूप से दुर्लभ दत्त कानून के साथ बदल दिया गया है। यानी इन कानूनों के अंदर इसके अंदर संशोधन किया गया है। अधिनियम में गोद लेने से संबंधित केंद्रीय दत्त संसाधन प्राधिकरण को वैधानिक निकाय, कौन सी वैधानिक निकाय, न कि संवैधानिक या संवैधानिक नहीं, सिर्फ वैधानिक निकाय, ठीक है, उनका दर्जा दिया गया है। और यह भारतीय अनाथ बच्चों को के पालन पोषण देखभाल और उन्हें गोद लेने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अगला दे रखा है हिमाचल में जबरन धर्मांतर करवाने पर 10 साल की कैद और जुर्माना। ठीक है, इसके अंदर मतलब जो जबरन धर्मांतर हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अंदर एक जो इन्होंने एक विधेयक लाया है जिसको हमने स्वतंत्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2022। ठीक है, अगले जो ये धर्म की स्वतंत्रता ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारा एक मूल अधिकार है। ठीक है,
क्या क्वेश्चन क्या बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का भाग नहीं है, ये बताना भी कौन सा अनुच्छेद 25 से संबंधित नहीं है। तो ये है हमारा धर्म के विषय कार्यों के प्रबंधन। तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल, ये आर्टिकल 26 है। ठीक है, धर्म से संबंधित कोई भी कार्य है उसका प्रबंधन करने का अधिकार, ये कौन सा हमारा अनुच्छेद 26 है। ठीक है, क्या कहता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, जो कि हमारा जो पर्टिकुलर जो हमारा जो ऑफिशियल संविधान है उससे ये स्क्रीनशॉट लिया गया है, जिसमें क्या जो धर्म की स्वतंत्रता कहाँ के अंदर, आर्टिकल 25 के अंदर आता है। इसमें कहा गया था लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, यानी किसकी, अंतःकरण की। ठीक है, इसके अंदर यह दे ही रखा था जैसे अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, कि अभी अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध्य रूप से मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता का समान हक होगा। ठीक है, इसके अंदर समानता बताई गई है। जो इसका क्लोज 2 क्या कहता है, भी इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधान विधि के प्रबंधन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निर्वाचित नहीं करेगी जो, कौन सी विधि, जो धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक या वित्तीय या राजनीतिक या अन्य लोकतांत्रिक क्रियाकलापों का विनियमन या निर्बंधन करे। यानी ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाई जाएगी जो धार्मिक क्रियाकलापों को प्रतिबंधित करती हो या उनको कम करती हो। ठीक है, अगला दे रखा है भी जो हमारा क्लोज 6 था, यानी जिसको हम सब क्लोज बोलते हैं, वो है सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं की को हिंदुओं के सभी वर्गों व अनुवर्गों के लिए में खोलने का उपबंध करती है। यानी जो सामाजिक कल्याण के लिए जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं उनके दरवाजे सभी के लिए खुले होंगे। ठीक है, जो आर्टिकल 26 था जिसके अंदर में जो हमारा एक होता था वो देख लेते हैं। जो क्या कहता है, लोक व्यवस्था व सदाचार व स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय, यानी वह जो पहला जो एक व्यक्ति के लिए बात हो रही थी, तो यह वह एक पूरी संप्रदाय, एक समुदाय के लिए बात हो रही है। और यह किसी अनुराग को किसके लिए, धार्मिक और पूर्त नियोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना करना और उनका पोषण करना। ठीक है, क्योंकि ये संस्था यानी कोई संस्था की स्थापना करना और उनका पोषण करना किसके अंदर, भारतीय संविधान के आर्टिकल 26 के अंदर। और अपने धर्म के विषय कार्यों के प्रबंधन करने के लिए, यानी धर्म से संबंधित जो भी कार्य होंगे उससे संबंधित जो अधिकार है वह हमारे आर्टिकल 26 के अंदर है। अगर कौन सा और जो है अगला सो सब क्लोज गए है, वह क्या कहता है, जगम व सागवत संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का अधिकार रहता है। ठीक है, जो आपको जो धर्म से संबंधित आपकी जो संपत्ति है उसका भी आपको अधिकार है। ठीक है, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का भी उनको अधिकार होगा। यानी धर्म की जो भी कोई संपत्ति है जो धर्म के स्थान पर ली गई तो उनको धर्म के कानून के अनुसार चलने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी, जम्मू कश्मीर में जो दुनिया का सबसे ऊंचा जो आर्च पुल तैयार किया गया है। ठीक है, और इसके अंदर जो गोल्डन जॉइंट का भी इसके अंदर बात करें, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। ठीक है, ये रेलवे स्टेशन है। तो ये किस नदी पर बनाया गया, तो ये बताया गया हमारा, ये हमारे विश्व में सबसे ऊंचा किस नदी पर है, हमारी चेनाब नदी पर है। ठीक है, और ये विश्व के सबसे ऊंचे आर्चर पुल में जिसमें गोल्ड जॉइंट दिया गया है। और ये कब कितना ऊंचा है, ये लगभग 359। ठीक है, अगला इसके क्या है, अमृत महोत्सव। ठीक है, बाकी इसी के बारे में दे रखा है भी इसकी ऊंचाई कितनी है, कितना इसके अंदर स्टील यूज हुआ है, किस किस के प्रकार। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं पूछता है, जो क्वेश्चन बनेगा वो हमने बना रखा है। क्या है भी समाचारों में रहने वाला आर्चर पुल निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो अभी ने देखा है, तो ये कौन सी नदी पर स्थित है, हमारा चेनाब के अंदर। और ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ठीक है, अगला है पहले डिजिटल लोक अदालत दर्ज हुए कितने, जो लगभग 69 लाख मुकदमे। ठीक है, इसके अंदर हमारी जो डिजिटल जो अदालत है उसके अंदर क्या होंगे, डिजिटल अदालत ऐसी अदालत है उसमें जो अदालत होगी उसकी जो सुनवाई होगी, ठीक है, वह भी डिजिटल रूप में होगी। ठीक है, उसमें जो केस दायर होंगे वह भी डिजिटल रूप में दायर होंगे और उसकी जो पैरवी होगी वह भी क्या होगी, डिजिटल रूप में, और उसके निर्णय भी डिजिटल रूप में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कानून सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य है, कौन कौन से कानूनी सेवा प्राधिकरण है, यानी जो हमारी इसके उद्देश्य कौन कौन से, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करवाना। ठीक है, लोक अदालतों का आयोजन करना। ठीक है, जो न्यूज़ थी वह इसमें से संबंधित थी। वैकल्पिक विवाद तंत्र की स्थापना करना। ठीक है, आपराधिक मुकदमों का मुआवजा देना। ठीक है, तो इसके चारों के चारों इसके ये उद्देश्य हैं, तो आंसर हो गया हमारा डी, यानी चारों के चारों सही है। कानूनी सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य कौन से, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, उनको सलाह देना, कानूनी जागरूकता फैलाना। ठीक है, आयोजक लोग अदालतों का आयोजन करना, यानी अदालत बनाना, वैकल्पिक विवाद समाधान के मध्य में तंत्र व विवाद के लिए निपटारा को बढ़ावा देना, और विभिन्न प्रकार के एडीआर तंत्र हैं।
ठीक है। मध्यस्थता, सुलह और न्यायिक समझौते जिसमें लोक अदालतों के माध्यम में निपटान या मध्यस्थता शामिल है। अपराध के पीड़ित व्यक्तियों को भी मुआवजा दिलाना भी इनका एक उद्देश्य है, ठीक है। इसी के प्रकार देखते हैं तो निःशुल्क कानूनी सेवा पात्र व्यक्ति कौन कौन होंगे, किनको निःशुल्क मिले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी ने 2020 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो कौन कौन से महिलाओं एवं बच्चों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएंगी। जो विकलांग होंगे उनको भी निःशुल्क सहायताएं प्रदान कर दी जाएगी। जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होंगे उनको भी निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाएगी। जो औद्योगिक कामगार हैं यानी जो मजदूर हैं उनको भी कानूनी सहायता निःशुल्क प्राप्त की जाएंगी। जो हिरासत में अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको भी मुफ्त में कानूनी सुविधा प्रदान की जाएगी। अगला है प्राकृतिक आपदा से शिकार, जातीय हिंसा या औद्योगिक अपवाद अपराध या मानव तस्करी या बेगार शिकारी के लिए भी उनको भी मानसिक यानी उनको भी मुफ्त में निःशुल्क जो कानूनी सुविधा प्रदान की जाएगी। अगला कहता है रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति, कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से कम आय वाले को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, उनको भी मुफ्त में सहायता प्रदान की जाएगी। जबकि जो 2020 में था, एक तो उसमें ओबीसी का दे रखा था, ठीक है, और एक इसमें ट्रांसजेंडर था उनके बारे में दे रखा। तो ये दोनों ही क्या थे, गलत है। तो इसमें हमने देख लिया है भी कौन कौन से को मुफ्त सेवाएं प्रदान की जाती है, ठीक है। अगली जो न्यूज थी वो एक आर्टिकल था जिसके अंदर जो कृत्रिम भ्रूण से के बारे में कहा गया था, तो कृत्रिम भ्रूण की, तो इसके अंदर कोशिका की बात हुई थी। कहता है भी जो इसमें अध्ययन में पता चला है भी कोशिका का विकास होता है, कैसे विकसित होती है, ठीक है, उनके बारे में कहा गया है। और इसके अंदर क्या है भी कोशिका शरीर के जो रासायनिक संकेतों को पढ़कर सीखती है, यानी उन्हीं से जो कोशिका होते हैं जो हमारे रासायनिक जो केमिकली जो हमारे अंदर रिएक्शंस होते हैं उनको पढ़ती है और उसी आधार पर कार्य करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पर विचार कीजिए। कोशिका शरीर में रासायनिक संकेतों का अध्ययन करती है, जो हमने पहली बार देखा, ये कथन है सही। अगला कोशिका अनुवांशिक सूचनाओं का डाटाबेस होता है, और ये कथन भी सत्य। तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा हमारा, डी। क्या कहता है, संजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती है और कोशिकाओं के भीतर ही आवश्यक अनुवांशिक सूचनाएं होती है, ठीक है। और जो कोशिकाएं होते हैं उसी के अंदर अनुवांशिक यानी जो हमारी जो जेनेटिक्स जो इंफॉर्मेशन होती है वह कोशिकाएं होती है, जिसमें कोशिकाओं के कार्यों का नियंत्रण होता है। सूचना अगली पीढ़ी की कोशिकाओं में स्थानांतरित होती है और कोशिकाओं का विविधिक अध्ययन और कोशिकाएं विज्ञान या जिसको बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सेटोलॉजी या फिर जिसको सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है, जब हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। कोशिका होती है हमारी 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं प्राय स्वतंत्र रूप से होती हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वह भंग कोशिकाओं व प्राणियों में पाई जाती हैं। जो हमारी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट रूप से केंद्रक नहीं होता है और इसमें पाए जाने वाला जो अल्प विकसित केंद्रक को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ये कोशिका द्रव में बिखरी होते हैं और सभी जो जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में संगठित केंद्रक पाया जाता है और यह एक आवरण से ढका होता है, ठीक है। अगला जो न्यूज था, भारत बन सकता है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। किसको, ब्रिटेन को पछाड़कर भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसमें कहा गया जो ब्रिटेन है उसकी जो अर्थव्यवस्था है वह 3.38 के आसपास बन सकती है, जबकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है तो 3.53 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकेगी 2022 तक, ठीक है। क्योंकि अभी जो हमारे आज़ादी का जो 75वां महोत्सव है उस पर अंदर ये बात आई है भी इसके यानी इसी साल जो भारत है वह 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, ठीक है। बाकी इसी के बारे में दे रखा है भी किस अभी जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से भारत है वो विश्व की सबसे तेज यानी जो ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ठीक है। अगला दे रखा है विश्व आर्थिक आउटलुक निम्न में से किसके द्वारा की गई, क्योंकि ये जो रिपोर्ट थी वह किसके द्वारा जारी की गई, तो ये बात किसके लिए की थी, ये IMF ने की थी, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने की थी। तो इसीलिए बात ये क्वेश्चन बताया भी विश्व जो आर्थिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये कहा जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, ठीक है। क्या है भी आउटलुक, ये भी IMF में कर्मचारी सर्वेक्षण में आमतौर पर 2 साल में 2 बार प्रकाशित की जाती है। कितने, जो विश्व आउटलुक होती है वो, और ये अध्ययन किस किस चीज का करती है, यानी जो औद्योगिक देश होते हैं या विकासशील देश होते हैं, बाजार के संक्रमण में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले मुद्दे, यानी बाजार में अर्थव्यवस्था कौन से ऐसी जो वस्तु हैं या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इसको प्रभावित कर सकते हैं, और वर्तमान में जो उपभोक्ताओं की किस प्रकार की रुचि से संबंधित है उनसे भी यह अध्ययन करती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था वो अमेरिका को भार दे रहा है शहद, यानी जो शहद का निर्यात कर रहा है, ठीक है, जो शहद से संबंधित है, ठीक है, ठीक है।
जो भाई के जो अमेरिका भारत से सबसे बड़ा शहद का निर्यातक है, यानी भारत से सबसे ज़्यादा शहद खरीदता है। कितना कितना खरीदा भी 16.37 करोड़ डॉलर का इसने निर्यात किया है। इसके अलावा एक फैक्ट दे रखा भी भारत है वह 9वां यानी शहद निर्यात में कौन सा 9वां स्थान है, और पूर्वोत्तर राज्य में वह महाराष्ट्र शहद उत्पादक करता है। ठीक है, भारत में जो 50% की खपत है वह घरेलू स्तर पर ही हो जाती है, बाकी जो 50% होता है उसका हम निर्यात कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से शहद उत्पादक वाष्पीकरण विधि के द्वारा होता है। तो इसका जो पहला कथन है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जल होता है उसका वाष्पीकरण होता है और वह पुष्पों से मधुमक्खियों द्वारा उसका संग्रहण किया जाता है, उसको हम कहते हैं उसका वाष्पीकरण विधि द्वारा ही होता है। अगला दे रखा है, शहद अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है। तो इसका जो दूसरा कथन है वह भी सत्य है। तीसरा दे रखा है, भारत विश्व में शहद का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो ये हमने अभी देखा है भी यहाँ भारत ये कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर है, न कि विश्व के पहले स्थान पर है। तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा है, केवल और केवल एक। ठीक है, क्या दे रखा है, मधुमक्खियों एवं पौधों में शर्करा या स्राव, यानी शर्करा होती है, स्राव यानी पशु अमृत भी बोलते हैं उसको, कि अन्य कीड़ों के स्राव, यानी जैसे कि जो अन्य कीड़े का जो स्राव होता है कि पुनर्जन्म या एंजाइमी गतिविधियों और पानी के वाष्पीकरण द्वारा शहद का उत्पादन करती है। मधुमक्खियां शहद को मधुकोश नामक मोम संरचना में संग्रहित करती है। तो कहाँ पे संग्रहित करती है, मधुकोश के अंदर। ठीक है, जबकि डंक रहित जिन मधुओं के पास डंक नहीं होता, मधुमक्खियां शहद को मोम और रोल में बने बर्तनों में संग्रहित करती है। ठीक है, शहद में मोनोसेक्राइट्स और फ्रूक्टोज और ग्लूकोज में अपनी मिठास प्राप्त करता है। जो मिठास होती है जो हमें किससे मिलती है, एक तो मोनोसेक्राइड्स और फ्रूक्टोज और ग्लूकोज से उसकी मिठास मिलती है। इसमें जो सुक्रोज के समान ही सापेक्ष मिठास होती है, इसलिए जो हमें जो 15 मिलीग्राम शहद होता है वह लगभग 190 किलो यानी जूल के बराबर हमें खाद्य ऊर्जा प्रदान कराता है। और अधिकांश सूक्ष्म जीव होते हैं जो शहद के अंदर नहीं पनपते, इसलिए शहद वह लंबे समय तक रह सकता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो शहद यानी किसी चीज़ को खराब कर सकते हैं वह शहद में उत्पादन यानी शहद में यानी नहीं पनप सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो शहद होगा वह लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है, यानी हजारों साल तक भी सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, एक ये दे रखा था अभी एशिया में सबसे बड़ा, एक आपको जो कंप्रेस्ड बायोगैस यानी जिसको संपीड़ित बायोगैस है उसके बारे में ये दे रखा था। तो एशिया में सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस हमारा यहाँ पे लगा चंडीगढ़ के अंदर, जो चंडीगढ़ का संगरूर जिला है वहाँ पर लगेगा। ठीक है, बाकी ये इसी के बारे में देख लेते हैं हम। जो संपीड़ित बायोगैस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपीड़ित बायोगैस में 90% अधिक मात्रा में नाइट्रेट पाया जाता है। इसका जो पहला कथन है वह गलत है, क्योंकि हमें पता है संपीड़ित बायोगैस में नाइट्रेट नहीं, इसमें मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। ठीक है, जैसे हाल ही में SATAT योजना का शुभारंभ संपीड़ित बायोगैस को प्रोत्साहन करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये कथन सही है क्योंकि यह योजना 2019 के अंदर आई थी। ठीक है, तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा, केवल 2। ठीक है, ये दे रखा है संपीड़ित बायोगैस क्या है भी, जैव गैस प्राकृतिक रूप में अवशिष्ट व जैव मास स्रोतों जैसे कृषि अवशेष, मवेशी गोबर या फिर गन्ना प्रेस मिट्टी और नगर पालिका ठोस होता है, अवशिष्ट होता है, उनसे ये संपीड़ित बायोगैस बनाई जाती है। और इसके अंदर शुद्धिकरण के बाद इसके अंदर कितनी संपीड़ित गैस कहा जाता है, और उसके अंदर 90% से अधिक इसके अंदर क्या पाई जाती है, हमारी नाइट्रोजन यानी मीथेन की सामग्री पाई जाती है। जो संपीड़ित बायोगैस की इसकी संरचना में ऊर्जा क्षमता व्यावसायिक रूप से उपलब्ध प्राकृतिक गैस के समान ही है, यानी जो हमारी जो CNG है उसी के समान इसके जो हमें ऊर्जा मिलती है। अगला है भी जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है का उपयोग वैकल्पिक व नवीनीकरण ऑटोमोबाइल के लिए भी किया जाता है। जहां हम CNG का या पेट्रोल का यूज करते हैं वहां पर हम CBG का यानी जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और देश में बायोगैस की प्रचुरता को देखते हुए CBD आने वाले वर्षों में ऑटोमेटिक जो हमारे जो ऑटोमोटिव होते हैं यानी जो हमारे जो वाहन होते हैं इसके अंदर औद्योगिक रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। बाकी यही दे रखा है भी ये किसके द्वारा बनाई जाती है, जो कृषि से ठोस पदार्थ होती हैं। ठीक है, तो ये जो इसके द्वारा जो कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण में भी कमी आएगी। ठीक है, एक दे रखा है जो हमारी जो योजना थी जिसका नाम था क्या था, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, जिसको बोलते हैं SATA योजना के तहत हमने क्या किया था, जो यानी जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस को उद्यमिता रूप में प्रोत्साहन करने की बात कही थी। इसके हमने 4 उद्देश्य लिखे थे भी। भारत हर साल कितना लगभग जो 62 मिलियन टन का से अधिक कचरे का उपयोग करेगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस बनाने के अंदर। ठीक है,
रूस से हमारी जो आयात की निर्भरता है उसको भी क्या करेंगे, हम कम करेंगे। और देश में रोजगार सृजन का भी पूरक है, ठीक है। कृषि व क्षेत्रीय कचरे को जलाने और उत्सर्जन से हम जो प्रदूषण होता है उसको भी कम करेंगे, क्योंकि जो कि कचरा होता है उसको भी हम इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। किसानों के लिए अतिरिक्त राजस्व के स्रोत भी होंगे, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ से जो कचरा उठाएंगे उससे उनको अलग राजस्व भी मिलेगा। और उद्यमिता व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रोजगार भी इसमें बढ़ावा मिलेगा। और जो जलवायु परिवर्तन व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का भी इसके अंदर समर्थन मिलेगा, ठीक है। प्राकृतिक गैस और कचरे तेल और आयात में भी कमी आएगी, और कचरे व तेल व कीमतों के उतार चढ़ाव में भी कमी आएगी, क्योंकि आज जो प्राकृतिक गैस है उसके जो कीमत होती है उसके अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव देखा जाता है, उसके अंदर भी कमी आएगी, क्योंकि हम पेट्रोल या डीजल की या आदि स्थानों पर इसका उपयोग करने लगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस का, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था वह द हिंदू की एक न्यूज़ थी, जिसके अंदर जो पंजाब है उसने जो बासमती चावल है, ठीक है, उस पर जो 10 प्रकार के जो पेस्टिसाइड है, जो यानी 10 प्रकार के जो कीटनाशक है उनको बैन किया है, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन कौन सा है, जो ब्रूफोफेंस और मिथेमिडोफोज और प्रोफेनोफोज शब्द समाचारों में किस संदर्भ में प्रयुक्त किया गया, तो ये हमने देखा था, ये हमारा है कीटनाशक, ठीक है। क्या है भी, पंजाब राज्य सरकार ने कृषि और किसान कल्याण विभाग ने अपनी अधिसूचना में कहा है भी जो ब्रूफोफेजियन है, क्लोरोपेरोफोज है, मेथेमिडोफोज है और प्रोपिकोलोज है और थियोमेसिस ऑक्समस है और प्रोफेनोस है, इन आदि को सरकार ने क्या किया है, कहा है भी जो बासमती चावल है उनके लिए हितकारी नहीं है, उनके लिए ये लाभकारी नहीं है। एक ये थी, क्योंकि ये साइंस और टेक का जो संडे के अंदर इसके अंदर जो द हिंदू है इसके अंदर न्यूज़ आता है, तो इसके अंदर जो HIV होता है, HIV ड्रग की शॉर्टेज के अंदर बात की गई है। तो इससे अंदर क्या है भी जो HIV एड्स के जो ड्रग है उसके अंदर शॉर्टेज आ रही है, तो इससे लिए जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, यानी जो हमारा जो HIV एड्स का जो संस्थान है वहाँ पर यानी धरना दिया था या वहाँ पे प्रदर्शन किया था, इससे संबंधित है ये कि कौन सा, तो NACO का जो ऑफिस है वहाँ पर धरना दिया था, ठीक है। जो क्वेश्चन क्या है वह HIV निम्नलिखित कथनों पर विचार करके भी HIV मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है, तो इसका जो पहला कथन है वह गलत है, क्योंकि जो HIV होता है वो लाल रक्त कोशिकाओं नहीं है, श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है, न कि लाल रक्त कोशिकाओं को, ठीक है। अगला है संक्रमित व्यक्ति को सामान्य चिकित्सा उपचार से इससे मुक्त किया जा सकता है, तो दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि जो HIV से संक्रमित होता है उसको सामान्य उपचार से हम मुक्त नहीं कर सकते, उसके लिए हमें विशेष प्रकार के उपचार की आवश्यकता होती है, ठीक है। और एक बार अगर कोई इंसान संक्रमित हो जाता है तो बाद में उसका इलाज मुश्किल होता है, ठीक है। तो पूछा गया सही कथन, दोनों ही कथन गलत है, तो आंसर हो गया हमारा बी, ठीक है। बस यही दे रखा, जो जिसको बोलते हैं HIV, जिसका नाम फुल फॉर्म क्या होता है, मानव या ह्यूमन इम्यूनोफेसिड वायरस, ठीक है। HIV शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली में जो CD4 है के एक प्रकार में श्वेत रक्त कोशिका यानी जो T सेल पर हमला करता है, और T सेल कोशिका वे कोशिकाएं हैं जो शरीर में विसंगतियों और संक्रमितियों का पता लगाती है और शरीर के चारों ओर घूमती रहती हैं, ठीक है। जो T सेल होती है वह हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसको प्रभावित करती है, और शरीर में प्रवेश करने के बाद HIV खुद को गुणा करती है, यानी वह अपना जो अपने जो क्लोन सब बनाती रहती है और कई गुना तक बढ़ जाती है, और CD4 जो कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, मानव की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वह भी गंभीर रूप से प्रभावित होती है, नुकसान होता है। और यह वायरस एक बार शरीर में प्रवेश करने जाने के बाद इसे कभी भी दूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। हमने लगभग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हिंदू की और जो दैनिक जागरण की न्यूज़ थी वह डिस्कस कर ली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।